चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड का हमने डेरिवेशन किया था। फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस तरीके से हमारी क्या थी, एक फाइनाइट रॉड थी जिस पर हमने चार्ज बताया था लैम्डा कूलम पर मीटर। इस तरीके से चार्ज था। इससे अगर हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लेते हैं। ये एंगल क्या है अगर आपका θ1 और ये एंगल क्या है θ2। तो यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बताया था। क्या फॉर्मूला आया था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी और इक्वल साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। और पैरेलल कंपोनेंट क्या था, पैरेलल कंपोनेंट इस तरीके से था, ई पैरेलल क्या था, k लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था बिकॉज ऑफ द फाइनाइट रॉड जिस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या होगा, बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट देखना है, कैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो हमेशा क्या रहेगा, रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा तो ये हमेशा अवे रहेगा या टुवर्ड्स भी रहेगा। कब कहाँ पर रहेगा, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर रॉड है, रॉड के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, जैसे इसके ऊपर प्लस लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अवे होगा। अगर माइनस लैम्डा इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर प्लस लैम्डा था माइनस लैम्डा, तो इसके ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इसकी तरफ होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। समझ आ गया। अब पैरेलल कंपोनेंट किस तरफ होगा, इस तरफ नीचे होगा या ऊपर होगा, किस तरफ होगा पैरेलल कंपोनेंट, तो किस पर डिपेंड करेगा, आपका θ1 और θ2 पर। किस पर डिपेंड करेगा, θ1 और θ2 पर। अब θ1 कौन सा होगा, θ2 कौन सा होगा, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समझा, बिकॉज इसके कोई एंड तो फिक्स नहीं है कि कौन सा ऊपर वाला एंड है, कौन सा नीचे वाला एंड। ठीक है, θ1 कौन सा लेंगे, θ2 कौन सा लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हम इस तरीके से ले लेते हैं, अगर इस तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, कोई रॉड दिया गया है, ऐसे जो दिया आपने रॉड क्या दे दिया, इस तरीके से आपको रॉड गिवन है और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर है, यहाँ पे आपका पॉइंट है डी डिस्टेंस पर। ये वाला आपको एंगल दिया गया है 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ये 45 है, ये 45 है, दोनों 45 डिग्री एंगल दिए गए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ पर θ1 कितना होगा, θ1 45 डिग्री और θ2 भी 45 डिग्री, दोनों 45 हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, दोनों बराबर ही है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखेंगे k लैम्डा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 45, ये लिखेंगे साइन 45 प्लस साइन 45, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, साइन 45 प्लस साइन 45। और ई पैरेलल क्या होगा, ई पैरेलल तो आपका 0 हो जाएगा। ई पैरेलल क्या रहेगा, ई पैरेलल आपका k लैम्डा बाई डी cos 45 माइनस cos 45, बिकॉज θ1 और θ2 दोनों क्या हो गए 45 डिग्री। इस तरीके से ले सकते हैं, दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके 45 डिग्री। तो दोनों एंगल बराबर है, किसी को भी θ1 ले लो, किसी को भी θ2 ले लो। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आपको इस तरीके से दिया है, ऐसे दिया है, सपोज आपको इस तरीके से गिवन है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है और इसका जो एंगल गिवन है, ये वाला जो एंगल गिवन है ये कितना है 60 डिग्री और ये वाला एंगल कितना दिया गया है, ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी क्या ले लो, ये ले लो, इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है। अब इस पॉइंट पर θ1 क्या लेंगे, इस पॉइंट पर θ1 क्या लेंगे, तो θ1 क्या लेंगे, तो वो किसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन किधर होगा। अब इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू k लैम्डा बाई डी और ये होगा साइन 60 प्लस साइन 30, इसमें तो दोनों प्लस ही आने,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा हमें थीटा लेना है। अब बता सकते हैं इसका पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, नीचे होगा कि ऊपर? पैरेलल कंपोनेंट बता सकते हैं कहां पर होगा, बता सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट कहां पर होगा? जैसे इस वाले चार्ज में देखें, इस वाली जो आपका रॉड था इसमें देखेंगे तो इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या आया था, 0 आया था। इसका पैरेलल कंपोनेंट 0 क्यों आया? बिकॉज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर होगा या इस तरफ होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा? बिकॉज इसका कोई भी आप यहाँ पे कंपोनेंट लोगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और कोई भी इधर एलिमेंट लोगे तो उसका पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा उतना ही इसका पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ आएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपने रॉड एक बढ़ा दिया, थोड़ा सा ये रॉड क्या कर दिया आपने और बढ़ा दिया, तो रॉड एक बढ़ा दिया तो जितनी लेंथ आपने बढ़ाया उतनी लेंथ का जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आ जाएगा, उतनी लेंथ का कंपोनेंट कहां पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। समझ रहे आप? तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक का पैरेलल कंपोनेंट होगा वो किस तरफ होगा, जो लार्जर एंगल है उसके अपोजिट साइड। लार्जर एंगल है उसके अपोजिट साइड मतलब ये वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पैरेलल इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। कोई भी यहाँ पे एलिमेंट आप लेते हो तो वो क्या आएगा, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और उसका पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा। तो जो ज्यादा साइज का आपका पार्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट रहेगा। हमेशा एक चीज क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो लार्जर एंगल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट रहेगा। इक्वल एंगल से तो उस केस में तो पैरेलल 0 रहेगा, बट जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट में क्या रहेगा, पैरेलल कंपोनेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 हमें पता है, θ1 अब क्या लेंगे, θ1 क्या लेंगे, हमेशा ध्यान रखना है θ1 कौन सा एंगल लेना है, बड़ा वाला एंगल लेना है। θ1 हमेशा बड़ा वाला एंगल लेंगे, θ2 छोटा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, कुछ भी दिया हो θ1 आपको क्या लेना है, लार्जर ऑफ द टू एंगल्स। जो भी एंगल्स गिवन है उनमें से आपको बड़ा एंगल कौन से लेना है, θ1, दूसरा क्या लेंगे, θ2। इससे आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, सही आएगी। वैसे θ1 θ2 किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका आपने अगर गलत ले लिया तो नेगेटिव साइन के साथ डायरेक्शन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे अगर आपका θ1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका θ2 छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पे θ2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ये छोटी होगी तो नेगेटिव में आ जाएगी, तो ऊपर डायरेक्शन चला जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर सही तरीके से निकालना है कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आए तो आप क्या ले सकते हो, θ1 को दोनों में से बड़ा एंगल लेंगे। ठीक है, इससे ए वाली तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, और ए वाली वैल्यू क्या होगा, cos थीटा की जो लार्जर एंगल के लिए वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। ओके, तो छोटी होगी तो इसलिए हमेशा ये चीज क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, इसलिए हमें बेसिकली θ1 लार्ज लेते हैं, और बेसिकली इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी θ1 θ2 इस तरीके से बोला जाए तो θ1 कौन सा एंगल लेंगे, हम जो दो एंगल दिए गए उनमें से जो बड़ा एंगल होगा उसको क्या लेंगे, θ1 एंगल लेंगे। θ1 क्या है आपका, θ1 था एक एंड का एंगल परपेंडिकुलर लाइन से, एक परपेंडिकुलर लाइन से एक एंड का एंगल θ1 है, और θ2 क्या है, दूसरे एंड का एंगल है उसी परपेंडिकुलर लाइन से। समझ आ गया? तो यहाँ पर अगर ई पैरेलल आप लिखोगे तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल आप लिख सकते हो k λ/d, और k λ/d cos कितना होगा, θ1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ1 लिखोगे तो आपका होगा 60 डिग्री, और θ2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से cos ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, तो ये क्या होता है cos θ2 माइनस cos θ1। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एंगल्स लिख सकते हैं। तो दोनों चीज ध्यान रखना है आपको, θ1 और θ2 कौन सा लेना है। θ1 जो दो एंगल दिए गए उनमें से क्या हो जाएगा, उनमें से जो बड़ा एंगल होगा वो θ1 होगा, दूसरा θ2 हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डायरेक्शन तो क्या होगा, अवे होगा या टुवर्ड्स होगा। नेगेटिव के केस में टुवर्ड्स रहेगा और पॉजिटिव के केस में अवे रहेगा। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो जो क्या होगा, बड़ा वाला सेगमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। और ये बोल सकते हैं जो छोटा वाला पार्ट होगा
उसके पैरेलल रहेगा, समझा? उसके पैरेलल मींस उसकी तरफ रहेगा, पैरेलल कंपोनेंट। ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हम देख लेते हैं एग्जांपल इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से गिवन है, जैसे आपको क्या दिया है, ये रॉड दी गई है, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और इससे हमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, ये वाली डिस्टेंस ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक पॉइंट पी है, और आपको ये एंगल दिया गया है, यहाँ से एंगल गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री, और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। इस तरीके से एंगल दिया गया है, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये वाली जो डिस्टेंस है इस एंड से, वो डिस्टेंस आपको क्या दी गई है, ए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो अब इस पॉइंट पे पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो चार्ज रॉड है, उसके चारों तरफ आपकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चारों तरफ रहेगी तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमने बताया हमेशा अवे होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमेशा किधर रहेगा, अवे, ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ये लॉजिकल है, बिकॉज़ जब से कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही आनी है, तो पैरेलल कंपोनेंट किधर रहेगा, नीचे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा पैरेलल। हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या होगा, यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर हम जब भी जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, θ1, θ2 और डिस्टेंस d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ठीक है। तो d क्या होता है हमारा, d होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे, रॉड से। तो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रॉड से, तो लेकिन यहाँ पर तो रॉड इतनी सी है, यहाँ पर तो रॉड इतनी सी है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने का तरीका क्या है, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, नीचे की तरफ एक्सटेंड करो और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये आपकी d होगी। हमें गिवन क्या था, a, तो अगर हम d की वैल्यू लिखेंगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a और cos 20, d की वैल्यू क्या होगी, a cos 20 आएगी, क्या होगी, क्या हो जाएगी d की वैल्यू, हाँ कितनी हो जाएगी, a cos 20, यही होगी। cos 20 आपका क्या हो जाएगा, a cos 20, ये d हो जाएगा, समझ आ गया। अब d हमें वैल्यू पता चल गया, d पता चल गया, अब क्या बचा, θ1 और θ2, θ1 θ2, ये बचा। θ1 क्या होगा, थोड़ा इसमें सोचो, θ1 कितना होगा, क्या होगा θ1, कितना हो जाएगा θ1। अब यहाँ पर तो सिंपल था, यहाँ पर तो सिंपल हमने देखा था, दोनों θ1 θ2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। θ1 बताया था एक एंड का एंगल होता है, θ2 दूसरे एंड का एंगल होता है, और दोनों एंगल क्या है 45 डिग्री थे, तो ये θ1 θ2 दोनों इक्वल हो गए। इसमें बताया θ1 आपका कौन सा होगा, बड़ा वाला एंगल होगा, θ2 क्या होगा, छोटा वाला एंगल होगा। अब इसमें θ1 क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो θ1 होता है एक एंड का एंगल, एक एंड का एंगल, इसका एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है, ठीक है। अब जो एंगल हम मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं परपेंडिकुलर लाइन से। जहां पर भी हमने एंगल मेजर किया, यहाँ पर भी, हर जगह हमने जो एंगल मेजर किया वो कहाँ पर मेजर किया, हमने परपेंडिकुलर लाइन से ही मेजर किया है। तो परपेंडिकुलर लाइन ए है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन से एंड ए का एंगल, एंड फर्स्ट जो एंड है, ठीक है, इस एंड को शायद ए बोल लो, इसको बी बोल दो, तो एंड ए का एंगल लेंगे, फर्स्ट एंड का एंगल क्या आएगा, ए वाला, फर्स्ट एंड का एंगल ए वाला होगा, तो ये θ1 होगा, यही तो होगा θ1। तो θ1 क्या हो जाएगा, θ1 होगा 50 डिग्री, θ1 एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और दूसरे एंड का एंगल हमने जब इसका डेरिवेशन किया था, तो इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में एंगल्स कैसे लिए थे हमने, वो ध्यान रखना है। तो डेरिवेशन में हमने एंगल लिया था θ1 इस तरफ हमने पॉजिटिव लिया था, θ2 इस तरफ पॉजिटिव लिया था। हमने इस तरीके से वहां पर ड्रॉ किया था, θ1 इस तरफ पॉजिटिव लिया था और θ2 इस तरफ पॉजिटिव लिया था।
तो थीटा 1 इस तरफ आया था 60 डिग्री, थीटा 2 इस तरफ आएगा दूसरे एंड का एंगल 30 डिग्री। तो थीटा 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 2 तो 50 डिग्री हो गया ए वाला। अब थीटा 2 क्या होगा, थीटा 2 है दूसरे एंड का एंगल। तो दूसरे एंड के लिए कैसे जा सकते हैं हम, दूसरे एंड के लिए दूसरे एंड की लाइन ए है, ए वाली लाइन। तो दूसरे एंड के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे 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 जाएंगे तो दूसरा एंड हमें यहाँ पर जाके मिलेगा, ऐसे मिलेगा। दूसरा एंड हमें इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा थीटा 2, यही तो होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो ये पूरा एंगल कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल क्या होगा 360 माइनस 20, तो ये कितना होगा 340 डिग्री। कितना होगा दूसरा एंड की लाइन ए थी, तो दूसरे एंड की लाइन ए है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 340 डिग्री ये होगा। क्या इसी को अगर आप हमने इस तरफ लिया था, जैसे दोनों केस में हमने ऐसा ही बताया, एक एंड के लिए इस तरफ हम मूव किया था और दूसरे एंड के लिए इस तरफ। तो दोनों के इसमें जो फर्स्ट एंड था उसके लिए इस तरफ पॉजिटिव लेंगे, इसके लिए इस तरफ पॉजिटिव लिया था। बट अगर हम इसको क्या कर देंगे, इसको भी उसी डायरेक्शन में लेते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं -20 डिग्री। 340 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो दूसरे एंड का एंगल है इसी रेफरेंस लाइन से। तो अगर डायरेक्शन हम उसका अपोजिट लेते हैं तो फिर -20 डिग्री लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या लिखेंगे 340 डिग्री लिखेंगे इसका, ठीक है। बिकॉज हमने जब डेरिवेशन किया था तो वहां पर माइनस ऑलरेडी लगा दिया था, ठीक है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड का एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंड का एंगल कहां से लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन से, परपेंडिकुलर टू द रॉड, उस रेफरेंस लाइन से एंगल लेंगे। फर्स्ट एंड का एंगल क्या होगा थीटा 1 और सेकंड एंड का एंगल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेकंड एंगल का एंगल क्या हो जाएगा थीटा 2। तो थीटा 2 इस तरीके से लोगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लोगे फर्स्ट एंड के तो पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर उसी की डायरेक्शन में लेंगे तो क्या लिखेंगे नेगेटिव में। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। बाकी तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। और देख लेते हैं इसमें एक और एग्जांपल जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सब बाकी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस तरीके से रॉड दिया गया, इस तरीके से रॉड गिवन है और इस वाले एंड से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ए दिया हुआ है और इन दोनों एंड्स के जो एंगल गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है सपोज कितना दिया हुआ है, ये गिवन है आपको 30 डिग्री, यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपको इसके परपेंडिकुलर से जो एंगल दिया गया है ये दिया है 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से गिवन है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, कह सकते हैं इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक निकालना है तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इस तरफ जाएगा और पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, ये तो पता है। अब थीटा 1 यहाँ पर लिखेंगे, थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 फर्स्ट एंड का एंगल परपेंडिकुलर लाइन से फर्स्ट एंड का एंगल, तो ये होगा फर्स्ट एंड का एंगल, इस तरफ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और सेकंड एंड का एंगल इसी रेफरेंस लाइन से देखेंगे, इसी रेफरेंस लाइन से ऐसे जा सकते हैं। तो थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये 360 माइनस 40 तो 320 डिग्री। और इसी को अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं, ये कितना था, अगर इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो 320 डिग्री होगा और सेम डायरेक्शन में लेंगे तो कितना हो जाएगा -40 डिग्री। इसके अलावा अगर आपको डी की वैल्यू निकालना है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगा आपका ए कॉस क्या होगा 40, ए कॉस 40 डिग्री, ए डी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक निकालना है तो आपको बेसिकली थीटा 1 थीटा 2 और डी, ये तीन पैरामीटर ध्यान रखना है। थीटा 1 क्या होगा, फर्स्ट एंड का एंगल होगा, थीटा 2 आपका सेकंड एंड का एंगल होगा। थीटा 1 थीटा 2 कहां से मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन से, परपेंडिकुलर टू द रॉड, जो रेफरेंस लाइन है उससे उसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। थीटा 1 और थीटा 2 को हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, दोनों को पॉजिटिव लेंगे, थीटा 1 को इधर ले रहे हैं, थीटा 2 को इधर, तो दोनों क्या लेंगे पॉजिटिव, और क्या लेंगे आपका अगर सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा जो डिस्टेंस होती है डी, वो क्या होती है, रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हम लेते हैं।
ठीक है। इसके अलावा θ1 आपको ध्यान रखना, अगर इस तरीके दिया है तो कौन सा होगा, दोनों एंगल में से जो बड़ा एंगल होगा उसको हम θ1 लेंगे, तो हमारे दोनों आंसर पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, तो हमें कोई साइन का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये जो हमने क्वेश्चंस कराए ये आपको अच्छे तरीके ध्यान रखना है, बिकॉज यही सारे क्वेश्चंस आपके फिर से रिपीट होंगे जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। वहां पे भी एक स्ट्रेट जो करंट कैरिंग वायर होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम आपका इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से आपके फॉर्मूले भी वहां पर आएंगे। तो ये चीज हमें क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड में हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको तीनों पैरामीटर बेसिकली अच्छे से पता होना चाहिए, θ1 θ2 और थीटा और d की वैल्यू हमें किस तरीके से लेना है। बस ये तीनों वैल्यू लेना आ गया तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसके हम कुछ स्पेशल सेगमेंट्स पे चल लेते हैं। स्पेशल सेगमेंट जैसे हमें क्या दिया हुआ है, इस तरीके से एक रॉड दी गई है, ये रॉड दिया गया, एक वायर है, आपका वायर बोल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, ऐसा वायर जिसका एक एंड आपके पास है और दूसरा एंड इनफाइनाइट पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, उस पर लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या दी गई है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो बताने का तरीका सिंपल है, बस क्या लिखो, θ1 लिखो, θ2 लिखो, ई परपेंडिकुलर लिखो, ई पैरेलल लिखो, हमारा आंसर आ जाएगा। θ1 क्या होगा यहाँ पर, θ1 मतलब θ1 होता है फर्स्ट एंड का एंगल। फर्स्ट एंड कहाँ पर है, इनफाइनाइट। इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मूव करेंगे तो फर्स्ट एंड कहाँ पर आएगा, इनफाइनाइट पर, तो एंगल कितना हो जाएगा, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री। यही होगा, नहीं होगा, और θ1 90 होगा, θ2 के लिए सेकंड एंड कहाँ पर है, सेकंड एंड तो यहीं पर है, तो θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 360 डिग्री तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और डिस्टेंस दी गई है, ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर किधर आएगा, ई परपेंडिकुलर इस तरफ, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0 क्या हो जाएगा 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। ई पैरेलल नीचे आएगा, ई पैरेलल बस पूरी रॉड ऊपर है, जितनी ज्यादा ऊपर होगी उतना कंपोनेंट नीचे आएगा। ठीक है, तो पूरी रॉड ऊपर है तो उसका पैरेलल कंपोनेंट नीचे आएगा, और पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा, ई पैरेलल क्या होगा, k लैम्डा बाई डी cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1, तो क्या हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट इस तरीके से हो जाएंगे। दोनों कंपोनेंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूले की तरह हमें क्या रखना है, याद रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनके बीच में होगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट के फॉर्म में इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर। बस आपको θ1 θ2 पता होने चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट k लैम्डा बाई डी और k लैम्डा बाई डी पैरेलल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, बिल्कुल 45 डिग्री पर आएगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादातर फॉर्मूला आप इसी फॉर्म में याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर, इस पर आपका क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे, फिर से θ1 θ2 लिखेंगे। θ1 की वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा, θ1 की वैल्यू बता सकते हैं, θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ1 की वैल्यू 90। इस लाइन से हम क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे इस वाले एंड का, तो 90 होगा, इससे सेकेंड एंड का वो भी 90।
तो θ1 भी 90, θ2 भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा E परपेंडिकुलर कितना आएगा, E परपेंडिकुलर आएगा k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई डी। और E पैरेलल क्या होगा 0, E पैरेलल कितना रहेगा 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा 0 रहेगा, ओनली आपका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, यही इसकी क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है 2k लैम्डा बाई डी। और रॉड से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनफाइनाइट रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अवे होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और अवे रहेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे रॉड क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर है। इस इनफाइनाइट वायर पे लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इनफाइनाइट का मतलब बेसिकली पता होना चाहिए। ऐसा इनफाइनाइट वायर क्या है, ये हमारा ऐसा फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है कि एक इनफाइनाइट से लेके दूसरे इनफाइनाइट तक हमने वायर बना दिया, ऐसा वायर तो पॉसिबल नहीं होता है। ये बेसिकली क्या है, रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म। जैसे क्या है आपका ये इतना लेंथ का वायर है, ये कितना होगा इसका, लगभग इसकी क्या होगी, सपोज लेंथ क्या होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का वायर भी आपका एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता है। कैसे, अगर हम इससे क्या लेते हैं, एक बहुत क्लोज पॉइंट लेते हैं, एक बहुत क्लोज पॉइंट लेते हैं जिसकी डिस्टेंस क्या है, लगभग आपका कितना 0.0001 मिलीमीटर। जैसे हमने क्या लिया, इस तरीके से एक वायर लिया, यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का वायर लिया और इससे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लिया P। ये डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस है 0.0001 मिलीमीटर। तो क्या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस वायर की लेंथ को इनफाइनाइट मान सकते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस वायर की लेंथ को इनफाइनाइट मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। बिकॉज डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, समझ रहे आप। इसी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे क्या है आपका ये पूरी दीवार है, ये वाली पूरी दीवार है, इसके लिए क्या होगा, इस पे हम क्या रख देते हैं, एक बहुत छोटा सा एक पार्टिकल रख देते हैं बिल्कुल दीवार के क्लोज। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल रख देते हैं, तो उस पार्टिकल के लिए पूरी दीवार क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। बहुत क्लोज रख देते हैं 0.001 मिलीमीटर पर, तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बेसिकली क्या रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है जो क्या करती है, साइज ऑफ द वायर को किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस के कंपैरिजन में। अगर वो डिस्टेंस क्या बहुत कम है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हम बोल रहे हैं d, अगर d आपकी क्या हो जाएगी, d क्या है, वेरी वेरी लेस देन l है। l क्या होगी, लेंथ ऑफ द वायर। अगर ये आपकी वायर की लेंथ क्या हो गई l और ये डिस्टेंस क्या होगी d, अगर d क्या है बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, l के कंपैरिजन में, तो उस वायर को क्या मान सकते हो आप, इनफाइनाइट मान सकते हो। मींस आपका 1 सेंटीमीटर का वायर, इतना छोटा सा वायर भी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर सकता है अगर उससे डिस्टेंस क्या है उसके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। सपोज 1 सेंटीमीटर का वायर लिया और उससे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली, 0.00001 कुछ मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा, वो 1 सेंटीमीटर का वायर भी आपका इनफाइनाइट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, ये बेसिकली रिलेटिव टर्म है। जैसे आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो हम साइज मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है, तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था जो परपेंडिकुलर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। अगर प्लस लैम्डा है तो अवे होगी और माइनस लैम्डा है तो किस तरफ होगी, इसकी तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड आपको ध्यान रखना है 2k लैम्डा बाई डी। दोनों जो वायर थे सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में याद रखना है। ये बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं, यूज होते हैं आगे जाके, जब तक हम पढ़ेंगे ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो एक बार इसमें और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और ज्यादा हमें क्लियर होगा। सपोज हमें क्या दिया गया है, एक वायर का अरेंजमेंट दिया गया है स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, 4 वायर हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ साइड
इसकी साइड गिवन है ए। तो हमें क्या दिया हुआ है, वायर का अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें आपके 4 वायर है, एक स्क्वायर के फॉर्म में क्या है अरेंज्ड है। ठीक है, हर इस पे आपको चार्ज डेंसिटी दिया गया है, इस पर क्या है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पर क्या दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पर दिया है आपका माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहाँ पर दिया है आपका माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। इस तरीके से चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर की साइड दिया हुआ है आपका ए। आपको क्या करना है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, सिंपल आपका फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। जब हमने फाइनाइट इलेक्ट्रिक की वजह से फॉर्मूला बताया था, उसको हम यूज कर सकते हैं। सेंटर ऊपर हम किसी एक पर्टिकुलर वायर की वजह से देखते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड है, अगर किसी एक पर्टिकुलर वायर की वजह से देखते हैं, सपोज ये आपका एक साइड है, कोई भी ले लिया, इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो इससे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे लैम्डा की वजह से, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, इस वाले वायर की वजह से देख लेते हैं। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे 45, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इस तरफ आएगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 कितना होगा √2, साइन 45 प्लस साइन 45 √2 हो जाएगा। और d कितना होगा, d क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल a है, तो आधी कितनी हो जाएगी a/2, कितनी होगी a/2। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, k लैम्डा बाई टी और 2√2 बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा a, k लैम्डा बाई ए इंटू 2√2। ये तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, प्लस लैम्डा की वजह से इस तरफ होगा, माइनस लैम्डा की वजह से इस तरफ होगा। समझ आ गया, तो सबकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम क्या देखेंगे पैरेलल कंपोनेंट देखेंगे तो क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट इसका 0 होगा, पैरेलल कंपोनेंट तो किसी का रहेगा नहीं, इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या है 0। ठीक है, सबका पैरेलल कंपोनेंट 0 है, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको देखना है। ठीक है, तो सबके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं। इस वाले वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर आएगा, इस तरफ, इस वाले वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर आएगा, इस वाले वायर की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरफ आएगा, इसी तरफ, और इस वाले वायर की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरफ आएगा, ऊपर ही। ठीक है, इस तरफ आएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा। तो ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर इस तरफ वाला कंपोनेंट देखते हैं तो इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो होगा k लैम्डा बाई ए इंटू 2√2 का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या होगा 4√2। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट ओ ले लेते हैं, और इसका जो ऊपर वाले कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना होगा k लैम्डा बाई ए इंटू 4√2। इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनके बीच में आएगा, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इनका बीच में, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये ई नेट क्या होगा, इन दोनों को क्या कर दो, k लैम्डा बाई ए 4√2 का कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई ए, और 4√2 का कितना होगा 4√2 इंटू 4√2 तो कितना होगा 8, 4√2 इंटू √2 हो जाएगा 8 k लैम्डा बाई 8। इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ आ गया, इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग, ये 45 डिग्री पर यहाँ पर ई नेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल जितने 4 वायर थे, 4 वायर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, सबको क्या कर दिया, वेक्टोरियली ऐड कर दिया, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा। और देख लेते हैं इसमें,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें क्या दिया है, सेमी इनफाइनाइट वायर गिवन है। सपोज इस तरीके से क्या गिवन है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके परपेंडिकुलर एक और वायर है, ये भी क्या है सेमी इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वायर है। इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर और इस पर भी लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां से दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ए पर, ये डिस्टेंस क्या दी है ए, यहां पर पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। दोनों क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। कैसे निकालेंगे, यही सेम आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले आपके वही सेम है। कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला तो नहीं रहेगा, बिकॉज हम किसी एक एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक जो फाइनाइट रॉड वाले फॉर्मूले थे, परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट, दोनों इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले दोनों को क्या देख लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाला जो वायर है वर्टिकल वायर, वर्टिकल सेमी इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर आएगा, अबे इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना होगा इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके लिए थीटा वन क्या होगा 90, थीटा टू 45, थीटा टू क्या हो जाएगा स्क्वायर बनेगा, एक एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंगल होगा। तो थीटा टू 45, थीटा वन 90, यहां से कितना आएगा के लैम्डा बाई ए, और साइन 45 प्लस साइन 90, तो ये होगा साइन 90 1, साइन 45 1/√2। ये इस वाले वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। सिमिलरली इस वाले वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम आएगा, वो ऊपर आएगा, इस वाले वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर आएगा, वो भी सेम रहेगा, वो इसके लिए भी 90 है, थीटा वन और थीटा टू 45, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी के लैम्डा बाई ए 1 प्लस 1/√2, इसका ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहेगा। अब देखते हैं दोनों का पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल, इस वाले वायर का पैरेलल कंपोनेंट, इस वाले वायर का पैरेलल कंपोनेंट किधर आएगा नीचे, तो इसका जो मेजर पोर्शन है वायर का वो ऊपर है, तो जो बड़े पोर्शन से क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट आता है, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर होगा इस तरफ, इसका पैरेलल कंपोनेंट इधर होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगा थीटा वन 90 है, थीटा टू 45, तो हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, और cos 45 डिग्री क्या होगा 1/√2, cos 90 कितना हो जाएगा 0, ये होगा। सिमिलरली इसका पैरेलल कंपोनेंट किधर आएगा, इस वाले वायर का इनफाइनाइट पोर्शन इधर है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यही सेम रहेगी, क्या होगी के लैम्डा बाई ए इंटू 1/√2, इसकी वैल्यू भी यही रहेगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या निकाल लो, नेट हॉरिजॉन्टल नेट वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, अगर हम कुछ पॉइंट पी ले लेते हैं, इस पॉइंट पी पर अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा के लैम्डा बाई ए, और वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो इसमें से ए वाला माइनस होगा, ए वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई ए। तो दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनके बीच में आएगी, दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बीच में, इस तरीके से यहाँ पे बीच में आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट आ जाएगा। तो इस ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ये 45 डिग्री एंगल पर आएगा, दोनों कंपोनेंट सेम है, ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए इंटू √2, ठीक है। आई कैप जे कैप के फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, इसके लिए आई कैप जे कैप के फॉर्म में क्या लिखेंगे के लैम्डा बाई ए आई कैप, के लैम्डा बाई ए जे कैप, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ आया, इस तरीके से हम कितने भी कॉम्बिनेशन बना के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनाइट ले लो, सेमी इनफाइनाइट ले लो, ठीक है, दोनों सेमी इनफाइनाइट ले लो, किसी तरीके से एंगल पर हम दो तो भी हम इलेक्ट्रिक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, अब एक और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं एसएचएम पर।
इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट वायर गिवन है, ये गिवन है आपको इनफाइनाइट वायर। इस तरीके से ये इनफाइनाइट वायर है, इस पर आपको दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर। इनफाइनाइट वायर लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इससे कुछ डी डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास m, और यहाँ पर एक क्या है, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर एक क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, चार्ज Q, मास m, यहाँ पर इक्विलिब्रियम और आ गया। इस जो आपका क्या है इनफाइनाइट वायर है, उससे डी डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज Q जिसका मास m है, वो इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल Q को थोड़ा सा x ऊपर डिस्प्लेस कर देते हैं, इसको हमने क्या किया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दिया, ठीक है, स्लाइटली द चार्ज पार्टिकल Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड x एंड रिलीज्ड, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। हमने इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, तो टाइम पीरियड निकाला। देख सकते हैं, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय x एंड रिलीज्ड, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। SHM वाले हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये SHM करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, SHM करेगा नहीं करेगा, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फोर्स क्या लग रहा है। फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, क्या नेट फोर्स लग रहा है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं इस चार्ज पर, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस रॉड की वजह से, इनफाइनाइट रॉड की वजह से। नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नीचे तो mg लग रहा है, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, इस रॉड की वजह से। यहाँ पर डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2k लैम्डा बाय d। डी डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही तो होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाय t। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, q, इतना फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है, q इंटू ई। इतना फोर्स ऊपर लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऊपर फोर्स कितना लगेगा, नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बैलेंस कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हैं 2kq लैम्डा बाय d इक्वल टू mg। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, 2kq लैम्डा बाय d इनटू mg। अब हम क्या करते हैं, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको जब स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो इक्विलिब्रियम होगा, ये तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम SHM की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल के लिए क्या करते हैं, हम इसको जब थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये उसी इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, तभी तो स्टेबल होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो कौन सा फोर्स चेंज होगा, यहाँ पर mg तो चेंज होगा नहीं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन d, ये कंडीशन है। तो हम जब स्लाइटली डिस्प्लेस करें, mg तो चेंज नहीं हो रहा है, mg तो सेम है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2k लैम्डा बाय d प्लस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, जो ओरिजिनल फोर्स से कम हो गया, बट mg सेम रहा, तो इसलिए क्या होगा,
नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ ही। नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ ही लगेगा, इसलिए हमेशा एक क्रम की तरफ आएगा। सिमिलरली जब आप नीचे ले जाओगे, नीचे जाओगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, एनर्जी सेम रहेगा, तो इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए हमेशा एक क्रम की तरफ आएगा, इसलिए एक क्रम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो एसएचएम के लिए क्या करते हैं हम, एसएचएम के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर नेट फोर्स लिखते हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट पर नेट फोर्स लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर। यहाँ पर ऊपर फोर्स क्या रहेगा, 2kq लैम्डा बाई डी प्लस एक्स, और नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg ये लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना है। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एफ नेट लिखेंगे। एफ क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। हमेशा इस चीज में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लिखते हैं, जिस तरफ डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो ऊपर की तरफ वाले में से नीचे वाला फोर्स माइनस कर देते हैं। तो ये कितना होगा, 2kq लैम्डा बाई डी प्लस एक्स माइनस mg हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं, हम यहां से क्या कर लेते हैं, d कॉमन ले लेते हैं, ये जाएगा 2kq लैम्डा बाई डी 1 प्लस एक्स बाई डी, और ये क्या होगा, माइनस mg। अब जो 2kq लैम्डा बाई डी है, इतना ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो mg है। यहाँ से 2kq लैम्डा बाई डी इक्वल टू mg, यहाँ से mg आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी, ये होगा माइनस mg। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा mg कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा mg अपॉन क्या बचेगा, अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी ये रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई डी, ये आएगा माइनस एक्स बाई डी। अब हमने क्या लिया था, यहाँ पर स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो एक्स डी के कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटा, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स बाई डी की वैल्यू 0, एक्स बाई डी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ से एफ क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स एफ लिख सकते हैं हम माइनस mg बाई डी इंटू एक्स। ये नेट फोर्स आ गया। ये नेट फोर्स क्या आया, ये नेट फोर्स है आपका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही एसएचएम की कंडीशन होती है। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं t इक्वल टू क्या होता है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। सो m क्या हो जाएगा, m आपका m हो जाएगा अपन mg बाई डी। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी, कितना टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम इसमें एसटीएम पे क्वेश्चन कर सकते हैं, एसटीएम वाले क्वेश्चंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे उसी टाइप से जैसे हमने कूलम्स लॉ में भी डिस्कस किए थे। बस इसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सब सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेंगी। ठीक है, बाकी पूरा आपका एसटीएम है और इसमें कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो बस आपका एसटीएम के लिए क्या करना है, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पता करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें पता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम क्या कर देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे x, और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर नेट फोर्स लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और नेट फोर्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको f को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्रूफ करेंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, इस तरह से टाइम पीरियड लिख देंगे। तो बेसिकली आपका फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, फाइनाइट की वजह से निकाला, फिर हमने उसमें सेमी इनफाइनाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कितना होगा। ठीक है, और उसके सिंपल से हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, सर्कुलर चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of charge ring।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। तो हम क्या ले लेते हैं, इसमें एक रिंग ले लेते हैं। हमने क्या ली, एक रिंग ली, एक रिंग ली जिसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज है क्यू। इसका रेडियस ले लेते हैं हम, आर रेडियस है, चार्ज क्यू है, आर रेडियस है। तो इसके हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक बता सकते हैं कितनी होगी, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक बता सकते हैं कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो। तो वो चार्ज आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एंगल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी, तो यहाँ पर लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट आएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पर जीरो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कहाँ पर करना है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, इसकी जो एक्सिस कौन सी होगी, ये वाली, सेंटर से पास होने वाली लाइन, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम इसका क्या बनाएंगे, साइड व्यू बनाएंगे, जैसे इस तरीके से आप ये क्या है, लेंगे चार्ज रिंग, इसके सेंटर से यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पर, इस एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसकी एक्सिस है क्यू चार्ज, ठीक है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, हम क्या लेंगे, जो चार्ज रिंग है उसका एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ क्या है, dl। इस dl लेंथ में पहले क्या निकाल लेते हैं, चार्ज, dl लेंथ पर चार्ज निकाल लेते हैं। इस समझ में आ रहा है, इसकी जो एक्सिस कैसी है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर है, सेंटर के परपेंडिकुलर है, और इसके सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से एक्सिस है। इस एक्सिस पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर रिंग है उसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई r, उस पर टोटल चार्ज आपका q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी dl लेंथ पर हमने एक छोटा सा इसका एलिमेंट लिया dl। इस dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। dq चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, dq चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई r पर आपका q चार्ज है, तो dl पे कितना होगा, q अपॉन 2 पाई r इंटू dl, q अपॉन 2 पाई r इंटू dl, इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, q अपॉन 2 पाई r इंटू dl, इतना चार्ज हो गया। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किस पर, इस पॉइंट पर। तो इसमें इसका जो साइड व्यू होता है, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर आपका dq चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, dq। तो dq चार्ज है, dq चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखेंगे, जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हमें क्या लिखना है, यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ DE, डी इलेक्ट्रिक इस तरफ लिख सकते हैं। डी इलेक्ट्रिक के लिए क्या लिख सकते हैं हम, सपोज एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा, ये रेडियस है आपकी r, ये डिस्टेंस है x, तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, k dq अपॉन r स्क्वायर, kq बाई r स्क्वायर। r क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, कितनी है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये तो आएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो एक छोटा सा एलिमेंट जो dq है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी। अब इसी तरीके से अगर आप एलिमेंट क्या लेते हो, नीचे की तरफ लेते हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, इधर लेते हो तो अंदर की तरफ आएगी। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अलग अलग होगी।
अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से जो डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर कंपोनेंट में डिवाइड करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। थीटा एंगल था तो थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी sin थीटा। डी cos थीटा होगा, डी sin थीटा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट लोगे उन सब का, जैसे इधर एलिमेंट लिया आपने, इधर भी एलिमेंट लिया, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। अगर इधर भी एलिमेंट लेते हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इस तरफ। पर उसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला एक्सिस के अलोंग वाला, वो तो हमेशा इधर ही आएगा। तो सारे कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हैं वो तो इसी तरफ आएंगे, तो वो तो सारे ऐड होते जाएंगे। लेकिन इसका जो कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपका सेम चार्ज डी क्यू यहाँ पर था, डी क्यू यहाँ पर है, तो ए वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं डी साइन थीटा वाले, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो आपके एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, डी कॉस थीटा, ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके अलोंग होगी, एक्सिस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी कॉस थीटा होगा, डी की वैल्यू रख देते हैं। डी की वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा के डी क्यू की वैल्यू भी रख देते हैं, के क्यू अपॉन 2 पाई आर, के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। और ये क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं यहां से, इस वाले ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू। अब इसमें अगर हम देखेंगे इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे के क्यू ये कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, रेडियस आर कांस्टेंट है, इसके अलावा x क्या है, इसके सेंटर से डिस्टेंस थी पॉइंट P की, तो सेंटर से डिस्टेंस से तो x ही फिक्स है, x तो चेंज नहीं हो रही है, हो रही है चेंज, x चेंज नहीं हो रही है। सब कुछ इसमें कांस्टेंट है, तो सबको बाहर ले लेते हैं। सब कुछ कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। और यहां से क्या बचेगा, dl, यहां से क्या बचेगा, ये dl, ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका dl बच जाएगा, ओनली dl को इंडिकेट है। dl क्या था, dl क्या था, dl जो रिंग थी उसका सा हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था, वो dl था। अब इसमें लिमिट क्या लगाएंगे, इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, रिंग क्लोज लूप है, पूरी क्लोज लूप पे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब क्लोज लूप पे इंटीग्रेट करेंगे मतलब क्या होगा, 0 से 2 पाई आर, यहां तो 0 होगा, पूरा स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 से 2 पाई आर। तो जो 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेशन होता है, जब 0 से 2 पाई आर क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से हम क्लोज लूप बना देते हैं। तो इसका सर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और टोटल जो क्लोज लूप की लेंथ होगी 0 से 2 पाई आर, यहाँ पर dl को इंटीग्रेट करें, छोटे छोटे जो dl, जितने भी छोटे छोटे dl को ऐड करते जाओ तो कितना बन जाएगा, ये 2 पाई आर। यहां से क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, ये होगा। और अपॉन नीचे भी क्या था, यहाँ पर भी एक 2 पाई आर था, ये कहाँ गया 2 पाई आर, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था, एक 2 पाई आर, एक्सेस पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2 पाई आर लिखा था। ठीक, यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक आ गई, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक कितनी आ गई, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सिस पे इलेक्ट्रिक, ये क्या आ जाएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में अगर आप x इक्वल टू क्या रख दो 0, x इक्वल टू 0 रख दो तो x इक्वल टू 0 कहां पर होगा, सेंटर पर, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी। इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 0 रख दोगे तो इलेक्ट्रिक क्या आ जाएगी 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक आपका जो चार्ज रिंग है उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, उसकी एक्सिस के अराउंड ही रहेगी, ठीक है। तो एक्सिस के अराउंड होगी तो किस तरफ होगी, उससे आगे होगी कि टुवर्ड्स होगी, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए बेसिकली किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बेसिकली क्या होगा, चार्ज पता होना चाहिए, रिंग पर चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला तो आपको पता हो गया। तो अगर इस तरीके से लेते हैं, जैसे आपका एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इस पर क्या है क्यू चार्ज है। तो अगर इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे यहाँ पर, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी। अगर इस तरफ देखेंगे तो इसके इस तरफ, तो किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर होगी, इस तरफ होगी। क्यों होगी इस तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, अवे होती है। चाहे कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या रहेगी, अवे। अगर आपका चार्ज क्या है नेगेटिव, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरफ रहेगी, और यहाँ पे देखेंगे तो किस तरफ रहेगी, इस तरफ, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज आपकी रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे अवे होगी। नेगेटिवली चार्ज है तो आपकी क्या जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके टुवर्ड्स हो जाएगी। समझ आ गया। अब हम इसमें और छोटी छोटी चीज देखते हैं, जैसे क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 कहां पर था, सेंटर पर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस क्या थी आपकी 0 थी, यही आपकी क्या थी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर देखेंगे, x इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, x टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, लिमिट लगा के निकाल सकते हैं, कहां पर होगी, तो इसमें लिमिट लगा के निकालोगे आप, x स्क्वायर कॉमन ले, लिमिट लगा दोगे कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 0 आएगी नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, एक्स क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 0। और लॉजिकल भी है, एक चार्ज से क्या होती है, चार्ज किसी भी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेरी करती है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, उससे 0 हो जाएगी। तो इनफाइनाइट पर भी 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर पर भी 0 है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में तो है। तो अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई होगी, बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई होगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, फॉर ई मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, फॉर ई मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी फंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x के साथ चेंज हो रही है, अलग अलग x पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अलग अलग x पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रही है तो डिफरेंट x पे देखना है, x 0 पे 0 थी, x इनफाइनाइट पे आपकी कितनी है 0, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं आपका एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम, तो वो पॉइंट हमें निकालना है। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या यूज करते हैं, हम उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। तो ई मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम, डी ई बाई डी एक्स
इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, dy/dx हम 0 कर देते हैं। तो यहां से क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे कितना हो जाएगा, ये के क्यू तो आपका बाहर आ जाएगा के क्यू, और यहाँ से क्या होगा के क्यू, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/r², प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम, प्रोडक्ट रूल लगा दो 1/r² + x² रेज़ पावर 3/2, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 1/r² + x² रेज़ पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे r² + x² रेज़ पावर -3/2, -3/2 हुआ, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n × x पावर n - 1, तो r² + x² रेज़ पावर -3/2 को क्या होगा, ये हो जाएगा r² + x² रेज़ पावर क्या आएगा -5/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/2, -3/2 भी आएगा, ये क्या होगा -5/2 और -3/2, ये होगा नहीं होगा, -5/2 हो जाएगा यहाँ पर -3/2। इसके अलावा r² + x² का और करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा यहाँ पर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 0, इसको क्या करना है हमें 0 करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है 0, समझ आ गया। सो प्रोडक्ट रूल हमने लगाया है, x/r² + x² रेज़ पावर 3/2 को डिफरेंशिएट किया, हमने x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और r² + x² 1/r² + x² रेज़ पावर 3/2 को सेकंड फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 1/r² + x² रेज़ पावर -5/2 × 2x, और ये -3/2 इस तरीके से आ जाएगा। इसको इक्वल टू क्या कर देंगे 0, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो कितना होगा -5/2 आएगा, नीचे क्या होगा +5/2 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो कितना बचेगा, यहाँ से आपका 1 बच जाएगा माइनस ये 3/2, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, से कितना होगा 3x² अपॉन r² + x² रेज़ पावर 3/2, इस डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 और -3/2 कितना होगा, 5/2 -3/2 कितना बचेगा r² + x² बचेगा, कितना हो जाएगा r² + x², और एक क्या हो जाएगा 0, ये होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3x² = r² + x², तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2x², x = आएगा +-r/√2, इसका मतलब क्या होगा r/√2 पर, सेंटर से r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी, और -r/√2 पर मींस दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिमेट्रिक है तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी। x +r/√2 होगा तो क्या होगी प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और -r/√2 होगा तो माइनस में, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका डायरेक्शन, दोनों साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। तो अगर इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको क्या रखना अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी 0, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, सेंटर से क्या होगा इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ से r/√2 पर क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। ये क्या होगी आपकी डिस्टेंस r/√2, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी इस तरफ, और सिमिलरली इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इस तरीके से मैक्सिमम आएगी, कहाँ पर x = -r/√2 पर, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, अगर रिंग आप इस तरीके से रखते हो तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो उसको क्या बोल रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बाकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिख सकते हो
कितनी होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स इक्वल टू आर बाई रूट 2 रख दो इसमें फॉर्मूले में, एक्स इक्वल टू आर बाई रूट 2 रख देंगे तो कितना होगा आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा तो 3r स्क्वायर बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2, 3/2 आर स्क्वायर, ठीक है, और 3/2 आर स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना आएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू आर बाई रूट 2 और यहाँ से क्या आएगा 3/2 आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2, तो 3/2 यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 ये आपका रूट्स में आएगा, ठीक है, तो 3/2 की पावर 3/2 हो जाएगा और ये 2√2 के क्यू और ये तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आर क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू यहाँ पे क्या था आपका 1/√2 और यहाँ पे क्या होगा 3√3 अपॉन 2√2, यही होगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2/3√3, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे 2 आपका ऊपर चले जाएगा 2kq अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसके लिए आपको क्या रखना है ध्यान रखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, ये पोजीशन ध्यान रखना है बेसिकली। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें फॉर्मूले में रखकर, ये पोजीशन ध्यान रखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है r/√2 पर। ये आपकी रिंग है अगर यहाँ पर, तो रिंग से दोनों साइड r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों साइड इधर भी r/√2 पर इधर भी r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। बस ये क्या होगी डायरेक्शन बता रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी इस तरफ है, इसलिए आपका इधर पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में इस तरीके से आ रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका एक चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी वो ध्यान रखना है, और उसका एक ग्राफ हमें क्या रखना है ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी होगी एक्स के साथ, एक्स के साथ वेरी कर रही है, सेंटर पे 0 होगी, इनफाइनाइट पे भी 0 होगी, और इस तरीके से हमारा ग्राफ आ जाएगा।